हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर से बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक और एकदम सरल है। आप आसानी से इसमें मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ऐसा यंत्र है, यानी कि एक डिवाइस है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा यानी हम एसी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं। यानी कि हम एसी का जो वोल्टेज वैल्यू होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। देखिए, फिर इसमें आता है रचना के बारे में बात करेंगे ट्रांसफार्मर में। तो इसमें नर्म लोहे की क्रोड होती है। ठीक, ये दिख रहा होगा क्रोड, 1 2 3 4 इस प्रकार से इनको एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है, जिस पर तांबे के विद्युतरोधी तार को लपेट देते हैं। ये वायर दिख रहा होगा आपको, ये तांबे के विद्युतरोधी तार हैं, हमने लपेट दिया। और ये दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली। और ये जो तार होते हैं विद्युतरोधी होती हैं और दोनों कुंडली एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, परंतु ये दोनों अन्योन्य प्रेरण द्वारा जुड़े रहते हैं। प्राथमिक कुंडली को हम एसी मेन से जोड़ देते हैं, द्वितीय कुंडलियों को हम अपने डिवाइस से जोड़ते हैं। और ये जो कुंडलियां होती हैं, दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या भिन्न भिन्न रखते हैं। यानी कि अगर एक में कम रखेंगे तो दूसरे में ज़्यादा, और अगर इसमें ज़्यादा रखेंगे तो उसमें कम। ये क्यों रखते हैं ये भी हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया इसका रचना। तो आपको रचना किस प्रकार से लिखना है, देखिए। रचना में लिखना है, इसमें नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है, जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार की अलग अलग दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। ये कुंडलियां एक दूसरे से पृथकृत होते हैं, परंतु अन्योन्य प्रेरण द्वारा जुड़ी रहती है। अन्योन्य प्रेरण द्वारा जुड़ी रहती है। इन कुंडलियों में फेरों की संख्या यानी कि जो कुंडलियां लिया आपने उसमें जो फेरों की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, फेरों की संख्या आप कैसा लेते हैं, इसमें भिन्न भिन्न। इनमें से एक को प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कॉइल तथा दूसरे को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एसी
धारा मेंस से तथा द्वितीयक कुंडली को बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं। ये हो गया आपका रचना कि हम इसमें लोहे की पटलित क्रोड लेते हैं, तांबे के विद्युतीय तार को अलग अलग दो कुंडलियों में लपेट देते हैं और ये कुंडलियां एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, पृथककृत होती हैं। देख सकते हैं आप प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, डायग्राम में स्पष्ट है, आपको चित्र भी बनाना है इस प्रकार का। और ये रचना के बाद अब हम जानेंगे कि कब किस कंडीशंस में कौन से कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो और कौन से कुंडली में फेरों की संख्या कम रखा जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। एक ट्रांसफार्मर होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका अपचयी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार, कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लेते हैं यहां से भी कि ऊंचाई और अपचयी ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित समझाइए। देखिए, ऊंचाई कब होता है और अपचयी कब होते हैं। ऊंचाई कहने का मतलब जब आपको निम्न वोल्टेज को हाई में चेंज करना है, और अपचयी कहने का मतलब जब आपको हाई वोल्टेज को निम्न में चेंज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जो हम यूज़ करते हैं कि बाहर से वोल्टेज लो आ रहा है, हम उसको थोड़ा बढ़ाते हैं, स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं। तो स्टेबलाइजर जो होता है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, और जो हमें मेंस मिलता है बाहर से तो वो हमारा अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। वो अधिक वोल्टेज को कम करके 240 वोल्ट बना के हमें देते हैं सप्लाई। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इसमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली का जो अंतर है, ध्यान से देखिए कि जब प्राथमिक कुंडली में, ये हमारा प्राथमिक कुंडली, ठीक, ये हमारा द्वितीयक कुंडली, अन्योन्य प्रेरण द्वारा जुड़ा हुआ है। देखिए क्या है कि जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, देखिए यहाँ पे कम है 1 2 3 4 5, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो हम उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ में आया आपको। देखिए, बहुत ही इजी है कि जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, आपका फेरों की संख्या कम हो और द्वितीयक कुंडली में अधिक हो तो हम उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट, जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम, यह आपका प्राथमिक कुंडली हो गया। दिख रहा होगा उसमें फेरों की संख्या क्या है, अधिक, और ये हमारा है द्वितीयक कुंडली, इसमें फेरों की संख्या कम। जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो तो हम उसे अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई और एक अपचयी। और एक कैसे पता चलता है हमें, कुंडली में फेरों की संख्या के अनुसार। अब हम बात करेंगे इसकी क्रियाविधि के बारे में। अब हम इसके कार्यविधि, क्रियाविधि के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से वर्किंग करता है। देखिए, इजी है, समझ लीजिए ध्यान से, लैंग्वेज है बिल्कुल। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, यानी कि एसी धारा स्रोत जोड़ते हैं, इस प्रकार से जब प्राथमिक कुंडली के सिरों को एसी धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो कुंडली में
धारा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, जब आप प्राथमिक कुंडली को एसी मीन से जोड़ेंगे तो उसमें धारा का मान लगातार बदलता रहता है। क्योंकि क्यों बदलता रहता है? क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो उसकी दिशा और मैग्नीट्यूड लगातार बदलती रहती है, यानी कि उसकी दिशा व परिमाण बदलता रहता है, कभी प्लस कभी माइनस ऊपर नीचे इस तरीके से चलता है। तो यानी कि कुंडली में धारा लगातार बदलती रहेंगी। अगर धारा बदलती रहती है, जिससे इसी धारा बदलने के कारण जिससे निकटवर्ती द्वितीयक कुंडली से बद्ध फ्लक्स बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। प्राथमिक कुंडली में धारा बदलने के कारण द्वितीयक कुंडली का जो फ्लक्स होता है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। अतः जो सेकेंडरी कुंडली है, यानी कि द्वितीयक कुंडली, उसमें द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये इसकी क्रियाविधि है कि जब हम प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच एसी धारा स्रोत से जोड़ देते हैं सिरों को, तो कुंडली में धारा लगातार बदलती रहती है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है तो लगातार बदलती रहेंगी, जिससे निकटवर्ती द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? फ्लक्स परिवर्तन के कारण। अब हम इसमें गणितीय विवेचना के बारे में बात करेंगे। इसके मैथमेटिकल फंडा क्या है? गणितीय विवेचना, जी हाँ, मैथमेटिकल फंडा, आंकिक प्रश्न बताएंगे हम इसमें, उसी से रिलेटेड है कि किस प्रकार से इसको क्या होती है इसकी मैथमेटिकल फंडा। तो देखिए, माना प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कॉइल तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, जो अपने तार लपेटा उसको हम क्या कहते हैं? फेरों की संख्या क्रमशः एनपी तथा एनएस है। सापेक्ष में एनपी कहने का मतलब पी मतलब प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एस कहने का मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, एवं प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स प्रत्येक फेरे से बद्ध यानी कि उससे संबद्ध जो जुड़ा हुआ है फ्लक्स फाई है। समझ में आया आपको ये लाइन कि प्राथमिक द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या वो हमने एनपीएनएस मान लिया, और कहने का मतलब ये हमारा प्राथमिक कुंडली है तो इसमें जितने ये हमने फेरे लिया ये हमारा क्या है? एनपी। और जो हमारा द्वितीय कुंडली है इसमें जो फेरों की संख्या है वो हमारा एनएस, और एक एक फेरे में जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है वो हमारा कितना है? फाई। तो फैराडे के नियम से, तो अब हम किसके नियम के बारे में बात करेंगे? फैराडे के नियम से। याद होगा आपको फैराडे के नियम ने क्या कहा? प्राथमिक कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब हम पहले फर्स्ट कुंडली के बारे में बात करेंगे। प्राथमिक कुंडली में प्रेरित यानी कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है? फैराडे के नियम के अनुसार ई पाई cos 2 माइनस का एनपी, फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में, ठीक है, दूसरे से बद्ध की 5v यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब किसकी बात करेंगे? द्वितीय कुंडली। सेम लिखें, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये क्या हो जाएगा आपका? ES सेकेंडरी इक्वल्स टू माइनस का NS डेल
5V अपॉन डेल्टा। बी लिखने का मतलब है आपका चुंबकीय फ्लक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। समीकरण 2 हमारा है ES माइनस का बराबर माइनस का NS डेल 5V अपॉन डेल टी। समीकरण 1 है हमारा P इक्वल्स टू माइनस का NP डेल 5V अपॉन डेल टी। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, डेल 5V डेल्टा टी से दोनों कैंसिल, तो ये आपका बचा ES अपॉन EP इक्वल्स टू NS अपॉन NP। अगर इसको आप वोल्टेज के फॉर्म में लिखिए तो इस कंडीशंस में आ जाएगा आपका VS अपॉन VP इक्वल्स टू R, जहां R क्या होता है आपका परिणामी अनुपात होता है। ठीक, अगर आप I के फॉर्मेट में लिखे तो IS अपॉन IP। ये हो गया आपका इसका मैथमेटिकल रिलेशन कि विद्युत वाहक बलों का अनुपात उसके कुंडली में फेरों के अनुपात के इक्वल होता है और उसके क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के भी इक्वल होता है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको इसमें धारा निकालना हो I की वैल्यू, तब क्या करेंगे आप। तो देखिए दोनों कुंडली में, फर्स्ट कुंडली में शक्ति बराबर सेकंड कुंडली में शक्ति, शक्ति दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो प्राथमिक कुंडली में यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है VI। विभवांतर और धारा के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं। तो यहाँ VP और कितना हो जाएगा, सॉरी IP इक्वल्स टू VS और क्या हो जाएगा आपका IS। इधर करेंगे इसको तो VS, ये VP को उधर भेज देंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा VP इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा आपका IS और IP को उधर, VS को इधर किया और IP को कहाँ भेजा हमने, इधर। ये विभवांतर और धारा के संबंध के बारे में, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, मैंने पेज स्क्रॉल करना भूल गया। तो VS अपॉन VP इक्वल्स टू IS अपॉन IP। ये था ट्रांसफार्मर के मैथमेटिकल फंडा। अभी हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब हम जानेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर आते हैं एग्जाम में, वो है हमारा कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियाँ, जो ऊर्जा का हास होता है, जो एनर्जी लॉस होता है, वो क्यों होता है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियाँ। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां बात करेंगे। देखिए एक लाइन याद रखना है आपको कि जो ट्रांसफार्मर की जो सेकंड कुंडली होती है उसकी ऊर्जा, सेकंड कुंडली की ऊर्जा प्राथमिक कुंडली की ऊर्जा से हमेशा कम होती है। ठीक, इससे ये ऊर्जा जो होगा हमेशा क्या होगा आपका, कम। प्राथमिक कुंडली की ऊर्जा से द्वितीय कुंडली की ऊर्जा कम होती है। क्यों, क्योंकि जबकि बराबर होना चाहिए, तो यानी कि कुछ ऊर्जा का हास हो जाता है, हानि, कुछ ऊर्जा बेकार चले जाते हैं। तो क्यों चले जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं ऊर्जा, तो देखिए सबसे पहले जो ऊर्जा का हास होता है वो होता है आपका, जो हम तांबा लेते हैं उस तांबे में हानि। तांबे में हानि कहने का मतलब जो प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने हैं तो उसमें तांबे के फेरों में कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। ट्रांसफार्मर देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस होती हैं वो गर्म होती हैं तो कुछ ऊर्जा का हास उसमें होना आम बात है। एक तो तांबे में हानि हो गया आपका। ठीक, सेकंड होती है जो भंवर धाराओं में हानि।
भंवर धाराओं में हानि। भंवर धाराएं पढ़ा ना आपने भंवर धाराओं के बारे में। तो भंवर धाराओं में यानी कि जो ट्रांसफार्मर में लोहे की क्रोड होती है उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और जो क्रोड में जब भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो उसमें कुछ ऊर्जा जो होती है वो उष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। तो इस हानि को क्या करते हैं, इस हानि को हम कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाते हैं। याद रखना है कि हम ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होते हैं उसको पटलित क्यों लेते हैं, तो भंवर धाराओं में जो हानि होती है ऊर्जा का उसको कम करने के लिए हम क्रोड को पटलित बनाते हैं। थर्ड इसमें बात करेंगे और किस प्रकार से ऊर्जा हानि होते हैं इसमें, फ्लक्स हानि। जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है उससे होने वाला हानि। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में जो युग्मन कभी पूर्ण नहीं होता, दोनों का जो युग्मन होता है वो कभी पूर्ण नहीं होता है। यानी कि सिंपल एक मैंने दोनों कहने का मतलब, दोनों कुंडलियां युग्मन जो करती है वो कभी भी कंप्लीट नहीं करती है। प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से नहीं गुजरता है, इसीलिए कुछ ऊर्जा वहां पे भी हानि हो जाती है। फोर्थ और अंतिम पॉइंट जो होता है वो यहां पे होता है शैथिल्य हानि। हमारा लास्ट पॉइंट जो है इसमें हानि में वो है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि कहने का मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा का चक्र होता है कुछ इस प्रकार से चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। तो प्रत्येक चक्र में जो लोहे की क्रोड होती है वो एक बार चुंबकित और विचुंबकित हो जाती है, यानी कि एक बार वो विचुंबकित हो जाती है, विचुंबकित, और एक बार वो चुंबकित हो जाती है। यानी कि एक बार चुंबक की तरह कार्य करने लगते हैं और एक बार बिना चुंबक की तरह, चुंबक नहीं बनता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय होती है। इस जब ये चलता है प्रोसेस कि कभी चुंबक बना फिर हट गया फिर चुंबक बना, इसमें कुछ ऊर्जा जो होती है वो उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। और इन हानियों के कारण ही जो होता है वो निर्गत शक्ति निवेश शक्ति से हमेशा कम होता है। जो निर्गत शक्ति होता है वो निवेशित शक्ति से ऑलवेज क्या होता है आपका, कम होता है। यानी कि इस कंडीशन में Vs इंटू IS सेकेंडरी की जो शक्ति होगा वो Vp इंटू IP से ऑलवेज क्या होगा आपका, कम होगा। तो इन दोनों के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। न्यू से दिखाते हैं, Vs इंटू IS अपॉन Vp इंटू IP, यानी कि द्वितीयक कुंडली में शक्ति अनुपाते प्राथमिक कुंडली में शक्ति, दोनों के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए सभी लेक्चर्स ला पाऊँ, अच्छे से अच्छी वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।